नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और न्यूज की पाठशाला देखना शुरू कर चुके हैं आप, जहां सबकी क्लास लगेगी। खबर का हर चैप्टर यहां खुलेगा। नेताओं के करप्शन से तबाह परिवारों के दर्द का चैप्टर आज खुलने जा रहा है। आज बात होगी घोटाले के आरोपी नेता वर्सेस घोटाले के पीड़ित आम लोग। पाठशाला में बात होगी आज मोस्ट वांटेड आतंकी की मौत से पाकिस्तान ने कितनी कमाई की। जी हां, पाकिस्तान ने कमाया। जवाहिरी की मौत से पाकिस्तान दिवालिया होने से कैसे बच गया, आज खबर का वो चैप्टर आपको पूरी तरीके से पाठशाला में समझाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे आपका दिन अब 24 घंटे का नहीं रहने वाला है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले नेताओं के करप्शन से तबाह परिवारों के दर्द का चैप्टर। जो नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने को एक पॉलिटिकल इवेंट बना देते हैं, वो इस इवेंट की आड़ में भ्रष्टाचार के उन आरोपों को हल्का साबित करने की कोशिश करते हैं, जिन आरोपों से सैकड़ों हजारों परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज हम उन्हीं सैकड़ों और हजारों परिवारों की बात करने वाले हैं और ध्यान से सुनिएगा हर बात को आप। एक महिला ने पार्थ चटर्जी पर चप्पल फेंकी। ये लोगों का गुस्सा है क्योंकि लोगों को ठगा गया है। बंगाल में शिक्षक घोटाले के पीड़ितों के साथ कैसे खेल हुआ, वो एक एक कड़ी आपको समझाने वाले हैं। महाराष्ट्र में पात्रा चावल वालों के साथ कैसे खेल हुआ, वो पूरा चैप्टर आपको बताने वाले हैं। दोनों की ग्राउंड रिपोर्ट है, पूरी डिटेल है और जोड़ते हुए आपको एक एक चीज हम बता देंगे। ये दोनों ओर जो मेरी तस्वीरें चल रही हैं, ये इन्हीं दो बड़े घोटालों के बाद जो उनके पीड़ित हैं, उनके दर्द को बयान कर रहे हैं। वो नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने को एक पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं और उसी इवेंट को साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप कोई गंभीर नहीं है। नेता भले आरोप को गंभीर ना बताते हो, उसको हल्का करते हो, लेकिन जो लोग उसका दंश झेलते हैं उनका दर्द समझना जरूरी है। उन लोगों का सपना चूंकि भ्रष्ट नेताओं ने छीन लिया है और इन पीड़ितों का दर्द अब खुलकर सामने आ रहा है। भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट सिस्टम की वजह से बंगाल में जो लोग योग्य थे, जो काबिल थे, उनको नौकरी नहीं मिली और महाराष्ट्र में कुछ लोगों के घर का सपना टूट गया कि उनका अपना घर होगा। बंगाल में सैकड़ों योग्य उम्मीदवार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में सैकड़ों पीड़ित परिवार पिछले 14 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के गुस्से को जरा समझिए आप और महसूस कीजिए। कलकत्ता में आज एक महिला ने पार्थ चटर्जी पर चप्पल फेंक दी। पार्थ चटर्जी वही नेता जिनके करीबी के घर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अभी तक मिल चुका है, कहीं और फ्लैट मिले हैं अभी। आज पार्थ चटर्जी को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था और उसी दौरान इस महिला ने चप्पल निकाली और पार्थ चटर्जी की तरफ फेंक दी। जिस महिला ने चप्पल फेंकी वो शिक्षा भर्ती में घोटाले से गुस्से में थी। महिला ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा लूटा गया। एक बार आपको इस महिला की आवाज सुननी चाहिए। কেন জুতো মারলেন কেন আরে জুতো মারলে কি জানেন আপনারা জানেন না? হ্যাঁ, জনসাধারণের কত গরিব মানুষের টাকা নিয়ে কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়েছেন। কেন ওনাকে এসি গাড়ি চালিয়ে ওনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসবেন? এসি গাড়ি আপনি জুতো মেরে খুশি হয়েছেন তো? হ্যাঁ, আরে খুশি হতে হয়, জুতো মেরে যদি ওনার টাকা লাগতো। থ্যাংক ইউ। আপনি এখন খালি পায়ে যাবেন। ये गुस्सा इसीलिए क्योंकि भ्रष्टाचार ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में कैसे रिश्वत लेकर शिक्षकों की भर्ती की गई, कैसे विधायकों की सिफारिश पर अयोग्य कैंडिडेट को नौकरी दे दी गई, इसके हमारे पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं।
टाइम्स नाउ नवभारत के पास 3 अलग अलग लिस्ट है। एक लिस्ट किसी एजेंट की है, इसमें जिन लोगों से शिक्षक भर्ती की नौकरी के लिए रिश्वत ली गई उनकी पूरी डिटेल है। एक और लिस्ट है, यह दूसरी लिस्ट टीएमसी के विधायकों से जुड़ी है। इसमें विधायकों ने जिन प्रत्याशियों को, जिन कैंडिडेट्स का नाम नौकरी के लिए भेजा था, उनकी सिफारिश की थी, उसकी पूरी डिटेल है। और तीसरी लिस्ट ऐसे कैंडिडेट की है जो मेरिट में थे ही नहीं लेकिन नौकरी मिल गई, और जो मेरिट में थे वो नौकरी पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ये सभी दस्तावेज अलग अलग वकीलों के जरिए हाईकोर्ट के पास पहुंच चुके हैं और अब पीड़ित कैंडिडेट ने कोर्ट से मांग की कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनकी मेरिट लिस्ट सार्वजनिक की जाए। लेकिन क्यों की जाए? ताकि पता चले कि कैसे भर्ती घोटाला किया गया। पीड़ित कैंडिडेट्स के वकील को एक बार आपको सुनना चाहिए। कोर्ट में 3 डॉक्यूमेंट भेजा, मेरे पास और भी 30 डॉक्यूमेंट है, वो सब्सिक्वेंट में पेश करूंगा। 3 डॉक्यूमेंट क्या क्या है? 3 एमएलए है। एक अखिल गिरी नाम का एक एमएलए है जो अभी स्टेट का फिशरीज का मिनिस्टर है। दीदेन एक एमएलए था शुभ्रांशु रॉय जो मुकुल रॉय जी का बेटा है। थर्ड असीम माझी नाम का बौलागढ़ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एमएलए, उनका लेटर रिकमेंडेड नाम है। इनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। 2014 का जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था उस आज भी चल रहा है। पैसा लेकर नौकरी दिया जा रहा है, नौकरी बेचा जा रहा है, और जो लोग एलिजिबल था, जो एलिजिबल कैंडिडेट था, जो उनके पास नंबर था, उन लोगों को नौकरी नहीं मिला। ये गया एक इशू। और हमारे पास एक ऐसा लेटर भी है जिसमें टीएमसी नेताओं के साइन होने का दावा, उनके दस्तखत होने का दावा है। यह लेटर 2013 का है। इसे कैंडिडेट्स का नाम और रोल नंबर लिखकर रिक्रूटमेंट करने वाले बोर्ड को दिया गया। यह लेटर और लिस्ट हाई कोर्ट में भी जमा कर दी गई। इस लेटर से यह आरोप लगे कि टीचर्स रिक्रूटमेंट में पैसा टीएमसी के कई नेताओं के जरिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री तक पहुंचा। पीड़ितों का दावा यह भी कि 50 करोड़ की जो रकम मिली वो बहुत छोटी रकम है। जब ये पूरा स्कैम सामने आएगा तो करोड़ों के घोटाले का पता चलेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट से 18 से 20 लाख रुपए लिए गए और कई जगहों से पैसा आया, और ये सब पिछले कई सालों से चल रहा है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ उसकी शुरुआत हुई साल 2014 से। साल 2014 में वहां शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा होती। आरोप ये कि इसके बाद अलग अलग तरह की कई लिस्ट बनाई जाती। एक लिस्ट ऐसी जिसमें कुल 30 कैंडिडेट का नाम लिखा है, उनके मोबाइल नंबर हैं और पैसों के लेन देन का लेखा जोखा लिखा हुआ। इस लिस्ट में पहले नाम, फिर 2 कॉलम में पैसा और मोबाइल नंबर लिखा है, यानी किस व्यक्ति से क्या मोबाइल नंबर के जरिए डील हुई या कितना पैसा लिया गया। यह लिस्ट हालांकि कितनी सही है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन आरोप यह भी कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के कहने पर अर्पिता के कई रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। इनमें से किसी को अब तक नौकरी से हटाया नहीं गया। सूत्रों के मुताबिक एक ही परिवार के 13 लोगों को नौकरी मिल गई। सोचिए जरा, इनमें से एक ऐसी महिला भी है जो कि 6वीं पास है। हम 2016 में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। 2016 में 2016 वहाँ पर जो परीक्षा हुई थी वो 9 to 12 की परीक्षा हुई थी। तो हम आज जो धरने पर बैठे हुए, हमारे रिजल्ट निकली थी 2018 में। तब हमें देखा गया कि हम मेरिट लिस्टेड है, फर्स्ट मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पर जो सब धरने पर बैठे हुए हैं सभी 9 to 12 मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। लेकिन आज स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं ऐसे अयोग्य कैंडिडेट्स जो कि नौकरी के हकदार बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि फेल किए गए कैंडिडेट्स हैं, वो आज स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं। जो हुआ है हमारा साथ, वो पूरा मेरिट के बेसिस में नौकरी नहीं होया, पूरा मानी के बेसिस में, मानी देकर जो लोग अभी टीचर है, मैक्सिमम टीचर मानी देकर स्कूल में रिक्रूट हुआ है। अभी हम पहले से यही बोल रहा था जो स्कूल में रिक्रूट हुआ था है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। हम पहले से ही बता रहा है, आज कोर्ट में वो प्रमाण हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि मामला राजनीति से प्रेरित है, जांच एजेंसीज बदले की भावना से काम कर रही हैं, उन्हें उन पीड़ितों का दर्द नहीं दिखता।
उन पीड़ितों का दर्द नहीं दिखता जिनका करियर ऐसे भ्रष्टाचार की वजह से तबाह हो गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जिन योग्य कैंडिडेट्स को नौकरी नहीं मिली, उनका दर्द जरा आप देखिए। ये कैंडिडेट पिछले लगभग 505 दिनों से धरने पर है। अपने घर के काम को छोड़ करके हर रोज हर सुबह आते हैं और शाम को घर जाते हैं, लेकिन इनके धरने की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ये जो लोग आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सभी वो कैंडिडेट हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था, लेकिन इनके बदले उन लोगों को नौकरी दे दी गई जिनका मेरिट लिस्ट में या तो नाम नहीं था या फिर वो वेटिंग लिस्ट में थे। एक बार इन बच्चों को जरा सुनिए जो लगभग पिछले 2.25 सालों से रोजाना नियमबद्ध तरीके से अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मेरा नाम है विपुल कुमार प्रामाणिक। हम जब 2016 में एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देके 2018 में रिजल्ट पब्लिश हुआ, तभी हम लोग फर्स्ट फेज में इंटरव्यू दिए थे। इंटरव्यू देके तब हम लोग सोचे सभी जो फर्स्ट फेज में जो हुआ तो अब आ जाएंगे, लेकिन कमीशन ने क्या किया, जिस करप्शन के दौलत सेकंड और थर्ड फेज भी पब्लिश किए, वहाँ पर उन लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया। वो लोग देखा, हम लोग देखे जब लिस्ट पब्लिश हुआ अभी तक 2 सप्ताह पहले, 1 हफ्ते पहले, तो देखे जो वहाँ पर जो थर्ड पेज में जो लोग आदमी लोग इंटरव्यू में कॉल पाया था, उन लोगों का रैंक है जो एकेडमिक स्कोर है बिलो है 28, 29, लेकिन उन लोग इंटरव्यू में दिया गया है उन लोगों को 9.5, 10 और 53 रिटन में। तब हम लोगों को पता चला है जो हम लोगों का साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और कमीशन ने ये किया है। और ये क्या है, सिर्फ मनी टैलेंट के लिए। अच्छा, देखिए ऐसा हुआ है कि जैसे कि जो वेटिंग लिस्ट जब निकाला गया तो सोचिए कि किसी का नाम 5 नंबर पे है वेटिंग लिस्ट में, हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वेटिंग लिस्ट में जो पैनल हो गया, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में उसी हिसाब से जिसका 1 नंबर पे उसको पहले बुलाना चाहिए, जिसका 2 नंबर पे उसके बाद बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि जिसका वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम 5 नंबर पे है उसको नौकरी नहीं मिला, जिसका नाम 20 नंबर पे है उसको मिल गया, 5, 6, 7, 8 इन सबको डिप्राइव करके जो जिसका नाम एकदम पीछे है उसको मिल गया। तो उसको कैसे मिल सकता है, जबकि हम जिसका नाम 5 नंबर पे है उसको पहले मिलना चाहिए। तो इस जाहिर है कि जो जिसका नाम 20 नंबर पे है उसको पैसे देके मिला होगा उसको। ये उन योग्य लोगों का दर्द आपने सुना। नौकरी के लिए योग्य कैंडिडेट परेशान होते रहे और इनकी नौकरी में घपला करके नेता नोटों की गड्डियों से अपने फ्लैट को भरते रहे। पश्चिम बंगाल के इस घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग फ्लैट से नोटों की गड्डियां मिलने के बाद से पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर अब छापेमारी हो रही। आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कोलकाता में अर्पिता के नेल आर्ट स्टूडियो पर छापा मारा। ईडी ने स्टूडियो का ताला खोलकर जांच पड़ताल की। कोलकाता में ही ईडी ने अर्पिता के एक और फ्लैट पर रेड की। इसके अलावा ईडी ने करीब 3 से 4 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। आपको याद होगा, छापेमारी के पहले दिन अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज वाले घर से 3 डायरियां बरामद हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों डायरीज में एक में शिक्षक भर्ती घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। इस डायरी में उन लोगों के नाम दर्ज हैं, उन लोगों के नंबर दर्ज हैं, उन लोगों की बाकी जानकारी है जो इस घोटाले में शामिल हैं। इसके साथ ही वो तारीखें भी दर्ज हैं जिस दिन फ्लैट से पैसे बाहर ले जाएंगे, इन फ्लैट से पैसे उठाकर के ले जाएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस फ्लैट को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी डायरी ईडी की जांच में अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि इसमें यह भी दर्ज है कितना पैसा कहां से आया और कितना पैसा किसके पास गया। खास बात यह कि डायरी हाथ से लिखी हुई है, इसलिए अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई जा रही है ताकि बतौर सबूत इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा ईडी ने छापेमारी में एक 40 पन्नों की काली डायरी जब्त की जिसमें पैसों के लेन देन के कई सबूत दर्ज हैं। अब विडंबना जरा देखिए, जिस पैसे के लिए सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई, अब उस पैसे को कोई अपना कहने को तैयार नहीं। आज जब रिपोर्टर्स ने पार्थ चटर्जी से पूछा कि दादा ये पैसा किसका है, तो बोले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोले वो।
किसका पैसा है भैया? दादा किसका पैसा है? इधर से उधर, इधर से दादा किसका पैसा है? तो जिस तरह से बंगाल में योग्य कैंडिडेट की नौकरी छीन करके उन लोगों को दे दी गई जिन्होंने पैसे दिए थे, उसी तरह महाराष्ट्र के पात्रा चौल के सैकड़ों लोगों के घर का सपना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पात्रा चौल के मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद कल उद्धव ठाकरे उनके घर पहुंचे, उनकी मां से मिले, लेकिन करीब 2.5 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार भी उद्धव ठाकरे को उन 672 परिवारों की याद नहीं आई, उनके बारे में नहीं सोचा जिनका घर 2007 में यह कहकर छीन लिया गया था कि उन्हें नया फ्लैट दिया जाएगा। कल आपने पाठशाला में देखा था कि पात्रा चाल घोटाला कैसे हुआ था। आज आपको लोगों से मिलवाते हैं जो करीब 14 साल से अपने फ्लैट की उम्मीदों में दर दर भटक रहे हैं। टाइम्स ऑफ नवभारत के रिपोर्टर जब पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो हमें एक बुजुर्ग महिला मिली। इस बुजुर्ग महिला की उम्मीदें अब धुंधली पड़ती जा रही। साल 2007 तक इस महिला का पात्रा चौल में 5 कमरों का घर हुआ करता था। इनको सपना दिखाया गया। सपना यह कि 2 से 3 साल में इन्हें नई बिल्डिंग में एक आलीशान घर मिलेगा, लेकिन आज 14 साल बीत चुके हैं, उनको घर नहीं मिला। अब इन्हें किराए के कमरे में, सोचिए जिनका 5 कमरों का घर था, 14 साल से वो किराए के कमरों में अपने परिवार के संग रह रही है। एक बार इनका दर्द सुनो। 2007 से आपको अभी तक घर नहीं मिला है, आपको अभी भी भाड़ा भरना पड़ा है। कितना बड़ा, कितना दुख होता है, कितनी दुविधाओं में होता है। बहुत। हमारे 4 बच्चे, 2 गांव में, 3 गांव में, एक इधर है। भाड़े के लिए हम लोग तरस से, अगर भाड़ा टाइम पे नहीं जाता है तो वो लोग बोलता है रूम खाली करो। अभी रूम 5 जगह से हम लोग रूम खाली करते करते इधर तक आ गया। अभी इधर से किधर जाएंगे? हम लोग को जहर दो बोलो, सबके सब मर जाएंगे एक दिन में। इन परिवारों के हालात ऐसे हैं कि ये ना घर के रहे और ना ही घाट के। इन्हें अपना घर नहीं मिला और 6 साल तक माड़ा से किराया दिया गया, लेकिन बीते 6 से 7 सालों से किराया भी माड़ा की तरफ से दिया जाना बंद हो गया। हालात ये हो गए कि लोगों को 14 साल में 5 बार किराए का घर बदलना पड़ा और इससे वो आर्थिक रूप से टूट गए। कनिंद्र हाथी का भी पात्रा चौल में घर था। जब 2007 में उन्हें पात्रा चौल में घर के बदले उसी जमीन पर बनने वाली बिल्डिंग में सुंदर फ्लैट मिलने का ख्वाब दिखाया गया तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। इनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। इनकी बेटियां अब घर का किराया दे रही हैं। ये कहते हैं कि इनके अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए बचे हैं। स्टार्टिंग से जब हमको बोला गया था कि हम आपको यहाँ घर देंगे, बना के देंगे, भाड़ा भी देंगे, उस टाइम पे भाड़ा भी दिया था। 5-6 साल दिया, बाद में बंद कर दिया। बाद में तो सब लफड़ा मालूम है आपको भी कि उसके बाद में 5-6 साल के बाद बंद हो गया। पात्रा चौल में सवर्ण फैमिली का भी फ्लैट था और उन्हें भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में घर देने के सब्ज़बाग दिखाए गए। 14 साल बीत चुके हैं। इनके लिए फ्लैट मिलना भगवान को ढूंढने से ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये कहते हैं कि घर की चिंता में 10 साल उम्र घट गई, टेंशन से हम कमजोर और हो गए। आपको जब ये घर प्रॉमिस किया गया, हाँ घर प्रॉमिस किया गया, आपने कितने सपने सजाए थे, आपके लाइफ में कितना चेंजेस आया ये 14 साल में? बताइए क्या क्या चेंजेस आपके पर्सनल लाइफ में आए? पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आ गया। 10 साल उम्र और कम हो गया, यानी जो फिट रहना चाहिए था उसमें और कमजोर, टेंशन से बहुत कमजोर हो गया। बहुत बुरा लगा, लेकिन तकलीफ में तो हम लोग भी निकाले थोड़ा दिन ऐसा। 6 साल भाड़ा नहीं मिला हम लोग को। 6 साल 6 साल आपको भाड़ा भी नहीं मिला। हमें समझना होगा कि भ्रष्टाचार की वजह से ही गरीबों और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है।
भ्रष्टाचार की वजह से ही पूरे समाज में संपन्नता नहीं आ पाती, क्योंकि पैसा सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास जाता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा भी है कि अगर 2030 तक दुनिया में एक्सट्रीम गरीबी खत्म करनी है और सबसे गरीब 40% लोगों को गरीबी के दलदल से निकालना है, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। रिपोर्ट क्या कहती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं और आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, ताकि आप आंकड़ों के जरिए समझ पाएं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जो भ्रष्टाचार को लेकर है वो क्या कहती है। और आंकड़े पाठशाला में बार बार हम लोग यही कहते हैं, आंकड़े जानना, समझना, याद करना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आप याद रखें कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है ये क्या कह रही है, इस रिपोर्ट के आंकड़े जरा देखिए, आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं इसके। ये कहती है कि दुनिया की जीडीपी का, यानी सिर्फ भारत नहीं, अगर आप विश्व की पूरी जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार की तरफ जाता है। इसमें हर साल लगभग इसका 5% सालाना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। अब आपको सुनने में 5% भले ही कम लगे कि प्रतिशत बहुत कम, लेकिन सालाना रकम कितनी जाती है ये आपको देखना होगा। ये रकम बैठती है 2.6 लाख करोड़ डॉलर। अब इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बैठता है? रुपए होते हैं 208 लाख करोड़। ये वो रकम है जो दुनिया भर में हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है। अब इसमें अगर कुल मिलाकर के बात की जाए तो रिश्वत कितने जाती है, सालाना रिश्वत की बात आप कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ रिश्वत ही, बाकी सारा जो भ्रष्टाचार होता है वो किस किस फॉर्म में होता है या आप बखूबी आके पे सिर्फ रिश्वत की बात करते हैं तो उसमें लगभग 80 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ रिश्वत की भेंट चढ़ते हैं। यानी कुल रकम का लगभग 45% सिर्फ रिश्वत की भेंट चढ़ जाता है। ये वो आंकड़े हैं इस 5% के। पूरी दुनिया ये मानती है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति का एक पुराना फैशन है कि जब भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे तो उसे तुरंत राजनीति से जोड़ दिया जाता है और जांच एजेंसी जो कि चाहती है कि भ्रष्टाचार ना हो और भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ने का काम है, उसी जांच एजेंसी को टारगेट किया जाता है। आजकल भी वही फैशन चल रहा है। आजकल भी विपक्ष के निशाने पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, क्योंकि करप्शन के मामले में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में यही हुआ। आज जब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर सहित अलग अलग लोकेशंस पर ईडी ने छापेमारी की तो कांग्रेस फिर सड़कों पर उतर आई और विरोध प्रदर्शन, हंगामे का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता ईडी को सामूहिक विनाश का हथियार बता रहे हैं। आजकल ये हालात हो चुके हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे सिस्टम को खोखला कर रहा है, ये आप समझते हैं। कोशिश में आपको भी सामने आना होगा। और अब पाठशाला में आगे बढ़े और अब बात दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के चैप्टर की, जिसकी मौत कंगाल पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिलवा देगी। आज सुबह सुबह खबर आई कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी और अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी मारा गया। अल जवाहिरी अफगानिस्तान में छिपा था। अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया और जवाहिरी को मार दिया। करीब करीब वैसे जैसे 11 साल पहले अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। जवाहिरी को कैसे ढेर किया गया यह जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह जानना जरूरी है कि क्या पाकिस्तान ने अल जवाहिरी की जान का सौदा अमेरिका से कर लिया था क्या? सवाल यह है कि जिस अल जवाहिरी को अमेरिका 21 साल से तलाश रहा था, जो अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद भी 11 साल से अलकायदा चला रहा था,
उस अल जवाहिरी का पता अमेरिका को अचानक से कैसे चल गया? अचानक कैसे अमेरिका को खुफिया जानकारी मिल गई और वो उस अफगानिस्तान के काबुल में अल जवाहिरी को ड्रोन से मार आया, जिस अफगानिस्तान से खुद अमेरिका पिछले साल ही भागा था और जिस अफगानिस्तान में अब अमेरिका का कोई मजबूत नेटवर्क तक नहीं है, जो जवाहिरी तब तक अमेरिका को चकमा देता रहा था, जो सालों तक अमेरिका के हाथ नहीं आया, यहां तक कि अमेरिका ने लादेन को मार गिराया, लेकिन अल जवाहिरी को अमेरिका पकड़ तक नहीं पाया था। वो इतनी आसानी से कैसे मारा गया? इन सवालों से शक होता है कि अल जवाहिरी की मौत और अमेरिका के इस बड़े एक्शन के बीच कोई ना कोई एक बड़ी कड़ी है, और एक कड़ी है पाकिस्तान। इसके पीछे की वजह क्या है और हम ये बात क्यों कर रहे हैं, बताते हैं आपको। क्योंकि आपको समझना होगा कि अल जवाहिरी की मौत से अमेरिका को कितना फायदा है, क्या फायदा है, और पाकिस्तान को कितना फायदा है और क्या फायदा है। अमेरिका का फायदा यह कि यूक्रेन युद्ध और चीन से तनाव के बीच मौजूदा वक्त में उसे अपनी ताकत फिर दिखाने का मौका मिल गया। अमेरिका को यह कहने का मौका मिला कि उसने 9/11 के हमले का पूरा बदला ले लिया, क्योंकि जवाहिरी अलकायदा के उन 10 लोगों में था जिन्होंने 9/11 के हमले को मंजूरी दी थी। अमेरिका ने यह मैसेज भी दिया कि वो अपने दुश्मन को कहीं भी मार सकता है और इसके लिए अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का कनेक्शन क्यों है, यह समझिए। जवाहिरी से मौत से पाकिस्तान का क्या फायदा है? आज जब जवाहिरी की मौत की खबर आई, तभी यह भी खबर आई कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को इसी हफ्ते बेल आउट पैकेज की किश्त जारी करने की संभावना है। ये बेल आउट पैकेज कितने का है? यह है $1.7 बिलियन, यानी लगभग 40,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की किश्त, जिस पर पहले IMF और पाकिस्तान की बात रुकी हुई थी। IMF ने आज ही कहा कि पाकिस्तान ने IMF से लोन के लिए निर्धारित शर्तों का करीब करीब पालन कर लिया है। IMF से लोन का भरोसा मिलने के बाद पाकिस्तान का शेयर मार्केट भी आज बढ़ा और पाकिस्तान के रुपए ने भी रिकवरी कर ली। IMF की डील से जवाहिरी की मौत का कनेक्शन क्या है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन जवाहिरी की मौत से पाकिस्तान के कनेक्शन को कैसे समझना है वो जरा समीकरण पहले आप समझ लीजिए। काबुल के जिस घर में अल जवाहिरी छुपा हुआ था वो हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी का घर था। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक आतंकी संगठन है। हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग और शरण दी जाती है। साल 2001 में जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया था तो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पाकिस्तान ने ही शरण दी थी अपने यहां। यानी कुल मिलाकर के हक्कानी नेटवर्क का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना के पास। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने जवाहिरी की मुखबिरी की है? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका से जवाहिरी की जान का सौदा कर लिया कि उधर IMF अपनी किश्त जारी करे और इधर पाकिस्तान पूरा राज खोल दे जवाहिरी को लेकर? जवाहिरी काबुल में सेफ हाउस में अपने परिवार के साथ छिपा था। रविवार की सुबह जैसे ही वो बालकनी में आया, ड्रोन की एक स्ट्राइक में उसको मार गिराया गया। जवाहिरी को मारने के लिए हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये वो बालकनी है जहां जवाहिरी था और ये वो सेफ हाउस है जहां जवाहिरी अपने परिवार के साथ था। जिस बालकनी में जवाहिरी आया वो ध्वस्त बालकनी भी आपको दिखाई पड़ रही है। इसी बालकनी में जवाहिरी सुबह पहुंचा था और जैसे ही जवाहिरी इस बालकनी में पहुंचा, ड्रोन स्ट्राइक की गई और ड्रोन स्ट्राइक में इस्तेमाल किया गया था हेल फायर मिसाइल का। अब सोचिए कितनी सटीक इंफॉर्मेशन थी कि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि घर में भी किस जगह जवाहिरी है, किस बालकनी से बाहर आ सकता है, वो सारी बातें पता थी। अब आप सोचिए कि जो अल जवाहिरी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था, वो काबुल के एक घर में उस वक्त अमेरिकी ड्रोन अटैक में मारा गया जब वो अपनी बालकनी में था। इसका मतलब है कि उसे अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था, कोई शक नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। उसे पूरा यकीन होगा कि उसकी पूरी सुरक्षा हो रही। अब इसका सीधा मतलब यही है कि उसके बारे में किसी ने जानकारी लीक कर दी और इसमें पहला शक हक्कानी नेटवर्क
और उसके पीछे रहने वाले पाकिस्तान पर जाता है। अल जवाहिरी की मौत में पाकिस्तान के रोल पर इसलिए भी शक जाता है क्योंकि मई महीने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम 3 दिन के लिए अमेरिका गए थे। आईएसआई के डीजी ने अमेरिका के एनएसए जेक सलिवन और सीआईए डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में अफगानिस्तान पर भी बात हुई थी। इसके ठीक बाद 30 जुलाई को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने फोन पर अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से फोन पर बात की। माइकल एरिक कोरेला अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर है। इस बातचीत पर पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए यह बातचीत की गई। इसी बातचीत में अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने पाकिस्तान और उसकी सेना की तारीफ कर दी थी। सोचिए जरा, अमेरिका का कमांडर चीफ पाकिस्तान की सेना की तारीफ कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जवाहिरी लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा था। जब अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से निकल गई तो जवाहिरी को लगा कि काबुल अब उसके लिए सुरक्षित है और इसी वजह से जवाहिरी अपने ठिकाने से बाहर आया और काबुल में शहर के बीचों बीच रहने लगा। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसे इसी साल की शुरुआत में अल जवाहिरी की लोकेशन मिली थी। अल जवाहिरी काबुल शहर में अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने पोते और पोती के साथ शिफ्ट हुआ। कई महीनों से उस पर नजर रखी जा रही थी। 6 महीने पहले उसे मारने का प्लान बनाया गया। जिस घर में जवाहिरी रह रहा था वो हक्कानी नेटवर्क के सरगना और तालिबान सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी का था। अल जवाहिरी काबुल के पौश इलाके शेरपुर में छिपा था। इस इलाके में तालिबान के कई अधिकारियों का भी घर है और यह हमला रविवार की सुबह 6:18 पर किया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई को पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बताया गया कि जवाहिरी काबुल में छिपा है। 25 जुलाई को जो बाइडेन ने ऑपरेशन को अंजाम देने की हरी झंडी दे दी और अब ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि अगर अमेरिका की ऑपरेशन जवाहिरी में पाकिस्तान का कोई रोल है या उसने अमेरिका से इस पर डील की तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा पहले क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि ये तो वही पाकिस्तान है जिसे साल 2001 के बाद से कई सालों तक ओसामा बिन लादेन को छुपाए रखा। तालिबान और अलकायदा के बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान में तब तक शरण लिए हुए थे और तब तक शरण थी कि जब तक अफगानिस्तान से अमेरिका भाग नहीं गया और जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज फिर से लौट नहीं गया तब तक वो पाकिस्तान में थे। 2011 में लादेन को तब मारा गया जब उसने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक सेफ हाउस में शरण ली थी। इसके बाद 11 साल बीत गए लेकिन अमेरिका जवाहिरी की गर्दन तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन आज अचानक अमेरिका ने कहकर सबको चौंका दिया कि उसने सबसे खूंखार आतंकी अल जवाहिरी को ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने लादेन की लोकेशन अमेरिका को नहीं बताई और जवाहिरी की लोकेशन अगर बताई तो इसके पीछे का कारण यह कि पाकिस्तान की इस वक्त जो आर्थिक हालत है वो बहुत खराब है। और बहुत खराब हम क्यों कह रहे हैं, बहुत खराब कितनी खराब होती है ये जरा आप आंकड़ों से जानिए कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत क्या है। ये आप समझेंगे, जानेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि ये अगर सौदा हुआ तो इसके पीछे की क्या क्या वजह है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत क्या है, बिंदुवार तरीके से एक एक पैमाने के साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कीजिए आप महंगाई दर की, क्योंकि किसी भी देश में या राज्य में महंगाई दर कितनी है उसके द्वारा आप उसकी वित्तीय हालात को जान सकते हैं, लोगों पर कितना बर्डन पड़ रहा है, कितना बोझ पड़ रहा है। महंगाई दर है 24%। सोचिए जरा, $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कीमत क्या है? $1 मतलब कितना पाकिस्तानी रुपया हो जाता है? $1 मतलब 238 पाकिस्तानी रुपया। ये इंटरनेशनल बाजार में पाकिस्तानी रुपए की औकात है इस वक्त पर डॉलर के वनस्पत। विदेशी मुद्रा भंडार जो है
जो कि आपको ट्रेड करने के लिए काम आता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं कोई भी राष्ट्र, विदेशी मुद्रा भंडार की हालत क्या है? वो लगातार घटता हुआ जा रहा है। कर्ज की बात कीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज के हालात क्या, हालांकि जो डील हुई इसमें भी उसको एक फंड ही मिला है, लेकिन एक साल में कर्ज जो है वो 15% बढ़ा है। और 15% बढ़कर के कितना हो चुका है? ये हो चुका है 44 लाख करोड़। कर्ज को अगर आप पाकिस्तान की जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हालात वहां पर क्या है। अब बात करते हैं रोजमर्रा की चीजों की कीमत की, कि कीमतें क्या चल रही हैं। यहां पर आप पेट्रोल की बात कर लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का भाव कहां पहुंच चुका। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल आज की तारीख में 264 रुपए के लिहाज से मिल रहा है। 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 264 रुपए चुकाने पड़ेंगे। बिजली की हालत क्या है? बिजली भी जानिए, क्योंकि पेट्रोल और बिजली तो ऐसी चीज है भाई, आपको और हमें, हर किसी इंसान को चाहिएगी। रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली की कीमत हो चुकी है 24 पाकिस्तानी रुपये पर यूनिट। यह पाकिस्तान की आर्थिक हालात का एक छोटा सा खाका है, जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है और लगातार गर्त की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है तो पैसों की जरूरत है। हालत यह है कि पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका से मदद की गुहार लगानी पड़ी। बाजवा ने आईएमएफ से फंड लेने के लिए अमेरिका से मदद मांगी। बाजवा ने अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से फोन किया और उनसे बात की और उनसे अपील की और कहा कि अमेरिका आईएमएफ पर $1.2 बिलियन के रिलीफ पैकेज की सप्लाई में तेजी लाने का दबाव बनाए। सोचिए, रिलीफ पैकेज एक देश को दिया जा रहा है और वहां का आर्मी चीफ मांग रहा है कि दीजिए हमें रिलीफ पैकेज। इसके साथ ही पुराने कर्ज चुकाने के लिए समय सीमा को बढ़ाने के लिए मदद मांगी, यानी पुराना कर्ज चुका नहीं पा रहे, उसके लिए और समय चाहिए, नया कर्ज आप दे दीजिए हमें। पाकिस्तान ने आईएमएफ से राहत पाने के लिए अमेरिका की मदद मांगी और उसका असर भी हुआ है। आईएमएफ से लोन लेना इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, यह भी समझिए। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो $9 अरब से भी कम है, जिससे वो सिर्फ 2 महीने का इंपोर्ट बिल चुका सकता है, सिर्फ 2 महीने का, उसके बाद पैसा खत्म। यानी पाकिस्तान को तुरंत आईएमएफ से लोन वाली लाइफलाइन चाहिए, जिससे कि वो दिवालिया होने से बच सके। 1958 के बाद से पाकिस्तान 22 बार आईएमएफ से लोन की डील कर चुका है, 22 बार। लेकिन इस बार आईएमएफ से लोन लेने में दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि पाकिस्तान का आईएमएफ से लोन डील की शर्तें पूरी ना करने का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार रहा है। इसलिए कई दफा ग्रे लिस्ट में डाला गया, ब्लैक लिस्ट पर पहुंचने की कगार पर पाकिस्तान कई बार आया। दूसरी बात यह कि अमेरिका का ग्रीन सिग्नल आईएमएफ को मिल नहीं रहा था, क्योंकि ट्रंप के राज के दौरान अमेरिका खोलकर कहता था कि आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से आईएमएफ के लोन का इस्तेमाल चीन से लिए कर्ज को वापस करने में कर देगा। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल की जरूरत क्यों थी, अब यह समझिए जरा, क्योंकि आईएमएफ के हर फैसले में अमेरिका का रोल है। आईएमएफ में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है यह आप समझिए। आईएमएफ में अब अमेरिका की जरूरत क्यों है पाकिस्तान को, यह समझिए, और क्यों अमेरिका से बार बार वो प्रार्थना कर रहा है कि भाई आप आईएमएफ को बोलिए कि जल्द से जल्द हमारी जो लोन की जो अगली किस्त है, जो कि 22 बार पहले ले चुके हैं, क्यों प्रोसेस को तेज कर। क्योंकि आईएमएफ में जो अमेरिका की हिस्सेदारी है वो है 17.46%, एक बड़ी हिस्सेदारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के वोटिंग शेयर में कितनी हिस्सेदारी है तो फंड की बात होगी। अब आप वोटिंग शेयर की बात कर लीजिए। वोटिंग शेयर में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है
ये कुल मिलाकर की हिस्सेदारी बैठती है, वो बैठती है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 16.52%। ये वोटिंग परसेंटेज है। आईएमएफ के ज्यादातर मेंबर अमेरिका के सहयोगी हैं। आईएमएफ में अपनी बात मनवाना अमेरिका के लिए काफी आसान है, वो इन्हीं आंकड़ों की देन। आईएमएफ के जरिए दूसरे देशों में वित्तीय मदद के नाम पर दखल बहुत आसान है। दूसरे देशों की व्यापार नीति को कंट्रोल करना काफी आसान है, क्योंकि आपके पास पावर है, आपका शेयर ज्यादा है। और इन्हीं वजहों से जवाहिरी की मौत की एक थियरी यही बताई जाती है कि पाकिस्तान ने अपने लिए बेल आउट पैकेज पास करवाने के लिए अमेरिका को यह मौका दे दिया, जिसमें वह जवाहिरी को मारकर दुनिया भर में अपने दुश्मनों को मैसेज दे सके। आप जवाहिरी की मौत की टाइमिंग देखिए। एक तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के राज में ड्रोन अटैक करके जवाहिरी को मार गिराया, और दूसरी तरफ इसी दिन अमेरिका ने ताइवान पर चीन की हर धमकी को दरकिनार करके एक बड़ा मैसेज दे दिया। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी वहां के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आज ताइवान पहुंच चुकी है। वो ताइवान तब पहुंची जब चीन लगातार धमकी दे रहा था कि अगर पेलोसी ताइवान आई तो उनके नतीजे गंभीर होंगे। चीन ने डराने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए। मिलिट्री एक्शन की चीन लगातार धमकी दे रहा था, लेकिन यह सब चीन का ब्लफ साबित हुआ। अमेरिका ने चीन की धमकियों की परवाह नहीं की और नैन्सी पेलोसी मलेशिया से होते हुए ताइवान पहुंच चुकी हैं। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट्स ने नैन्सी पेलोसी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया, उनके साथ चले। पेलोसी की यात्रा से ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसलिए ताइवान में अमेरिका की नेता की मौजूदगी को वो अपनी आंतरिक मामलों में दखल मान रहा है। पाठशाला में आगे बढ़ते हैं और अब एक एक्स्ट्रा क्लास की बात, जिसमें आपको बताएंगे कैसे हमारी धरती के घूमने की स्पीड बढ़ रही है और इससे आपका एक दिन 24 घंटे से कम हो रहा है। ये सभी जानते हैं सामान्यतः कि धरती अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और 24 घंटे का ही एक दिन होता है। लेकिन अब धरती के घूमने की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, यानी धरती 24 घंटे से कम वक्त में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर रही है। धरती के तेज घूमने के चलते पहले की तुलना में दिन छोटे हो रहे हैं। भले ही अंतर फिलहाल सेकंड से भी कम हो, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। धरती के रोटेशन यानी घूमने की स्पीड कैसे बढ़ी आपको बताते हैं। दरअसल 29 जून को धरती ने 24 घंटे से 1.59 मिली सेकेंड पहले ही एक चक्कर पूरा कर लिया। 29 जून 2022 समय के हिसाब से सबसे छोटा दिन था। 26 जुलाई 2022 को धरती ने अपना चक्कर 1.50 मिली सेकेंड में पूरा कर लिया। 19 जुलाई 2021 को धरती ने चक्कर 1.46 मिली सेकेंड पहले पूरा कर लिया था। अब सवाल ये कि धरती के घूमने की स्पीड क्यों बढ़ रही है, इसका कारण आज पाठशाला में बताते हैं। दरअसल धरती के नॉर्थ और साउथ पोल में जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने के चलते धरती का वजन कुछ कम हुआ है। धरती का वजन कम होने से घूमने की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। धुरी पर घूमते समय किसी भी तरफ हल्के झुकाव से स्पीड पर असर पड़ता है। धरती के इनर कोर जहां लावा होता है उसके ट्रैक्शन के चलते स्पीड बढ़ सकती है, ये संभावनाएं। धरती के इनर या आउटर लेयर में बदलाव के चलते स्पीड बढ़ सकती है। धरती के अंदर सेस्मिक एक्टिविटी बढ़ने से भी स्पीड पर असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, समुद्र में आने वाली हाई टाइड भी इसकी वजह हो सकती है। लेकिन धरती अगर इसी तरह 24 घंटे से कम समय में अपना चक्कर पूरा करती रही तो इसका असर क्या होगा और समय को कैसे बैलेंस किया जाएगा, ये जानिए जरा। धरती की रोटेशन की स्पीड बढ़ती रही तो नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ना पड़ सकता है। नेगेटिव लीप सेकंड को टाइम जंप माना जा सकता है। नेगेटिव लीप सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड हटा दिया जाएगा। नेगेटिव लीप सेकंड से क्या होगा ये बताते हैं आपको। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको एक डिजिटल क्लॉक दिखाते हैं। उसको आप देखेंगे तो आप सही तरीके से
उसको पूरी तरीके से जान पाएंगे और ये पूरा जो समीकरण है ये आप समझ पाएंगे। इसमें आपको 23.59.59 दिख रहा है, बताएंगे वो आपको। और जैसे ही इसके बाद घड़ी फिर से आपको रीसेट की जाएगा तो उसमें टाइम दिखाई पड़ेगा आपको 00:00:00, यानी घंटा, मिनट और सेकंड तीनों चीजें शून्य हो जाएंगी रीसेट करते ही। अब जो नेगेटिव लीप सेकंड की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब यह होगा कि अभी तक जो घड़ी 23.59.59 के बाद रीसेट होती थी, नेगेटिव लीप सेकंड होने के बाद 23.59.58 यानी 23 घंटे 59 मिनट 58 सेकंड के बाद घड़ी रीसेट होकर के शून्य पर आ जाएगी, 1 सेकंड कम होगी। जिस तरह से हर 4 साल में लीप ईयर आता है और एक दिन जोड़ दिया जाता है, उसी तरह लीप सेकंड हर 3 साल में इसी तरीके से ऐड की जाती है। जिस तरह से धरती की स्पीड और घड़ी में जो तालमेल है वो तालमेल पूरी तरीके से बना रहे। अब लीप सेकंड होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सवाल आपके जहन में होगा, तो हम बताते हैं पाठशाला में आपको। लीप सेकंड 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव लीप सेकंड और नेगेटिव लीप सेकंड। धरती के घूमने की रफ्तार ज्यादा होने पर नेगेटिव लीप सेकंड ऐड किया जाता है, और अगर धरती की घूमने की स्पीड कम हो जाती है तो पॉजिटिव लीप सेकंड ऐड किया जाता है। आखिरी बार 31 दिसंबर 2016 में लीप सेकंड जोड़ा गया था। धरती के रोटेशन की सामान्य स्पीड होने के बाद भी लीप सेकंड की जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है? क्योंकि धरती अपनी धुरी का एक चक्कर 86,400.002 सेकंड में पूरा करती है, जबकि 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। हर दिन ये 0.002 सेकंड जमा होते होते 3 साल में 1 सेकंड बन जाता है, जिसके बाद सोलर टाइम और एटॉमिक टाइम का तालमेल जो है बिगड़ जाता है। इसी तालमेल को सही करने के लिए लीप सेकंड जोड़ा जाता है। दुनिया की सारी घड़ियां कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी यूटीसी के हिसाब से चलती है। यूटीसी में अब तक 27 बार लीप सेकंड को जोड़ा जा चुका है, और यूटीसी में लीप सेकंड जोड़ने का फैसला इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम यानी IERS करता है। अभी मान लीजिए कि एक नेगेटिव लीप सेकंड 24 घंटे में जोड़ा जाता है, 1 सेकंड कम हो जाएगा। कहने के लिए 1 सेकंड बहुत कम होता है, लेकिन इसका असर क्या होगा यह जरा आप समझिए। हर सेकंड दुनिया भर में 4,56,000 से ज्यादा ट्वीट्स होते हैं। हर सेकंड गूगल पर 36 लाख से ज्यादा सर्च रिक्वेस्ट आती है। अमेजॉन पर हर सेकंड 1,80,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। यूट्यूब पर 1 सेकंड में 41 लाख से ज्यादा वीडियो देखे जाते हैं। हर सेकंड दुनिया में 14 लाख ऑर्डर मैसेज भेजे जाते हैं। हर सेकंड दुनिया में लोग 85,000 किलो खाना खा लेते हैं। हर सेकंड दुनिया में 42,000 किलो कचरा पैदा हो जाता है। दिन इसी तरह से छोटा होता रहा और 24 घंटे में नेगेटिव लीप सेकंड जोड़े गए तो इसका असर क्या होगा? टाइम में बदलाव से कंप्यूटर प्रोग्राम क्रैश हो सकते हैं, ऑनलाइन डेटा करप्ट यानी खराब हो सकता है, कम्युनिकेशन डिवाइस, स्मार्टफोन, कंप्यूटर की घड़ियों में दिक्कत आ सकती है, टाइम में बदलाव से जीपीएस सिस्टम में परेशानी आ सकती है। अगर धरती तेज घूमती रहेगी तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले आ जाएगी, यानी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करने के साथ 26 सेंटीमीटर और घूम चुकी होगी। इसके साथ ही इसी की वजह से जीपीएस सैटेलाइट की सटीकता पर असर पड़ेगा। आईटी कंपनियों के लिए नेगेटिव लीप सेकंड काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि आईटी कंपनियों का टाइम कैलकुलेशन बेहद मिनट लेवल पर होता है, बेहद माइन्यूट लेवल पर होता है। एक बार फिर से समझिए कि नेगेटिव लीप सेकंड से क्या होगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर यही जो डिजिटल क्लॉक दिखाई पड़ रही है, इसमें अभी आपको 23.59.49 नजर आ रहा है, जो बढ़ते बढ़ते 23.59.59 तक पहुंचेगा। देखिए जरा, 2 सेकंड और जैसे ही होता है उसके बाद घड़ी रीसेट हो जाती है। टाइम दिखता है 00:00:00। नेगेटिव लीप सेकंड का मतलब यह होगा कि अभी तक जो घड़ी आपको 59 सेकंड पर रीसेट हो रही थी,
अब वो 58 सेकंड पर रीसेट होगी। कैसे होगी, जरा एक बार फिर गणित देखिए आप। 23 घंटे 59 मिनट 51 सेकंड हुए, 52 सेकंड, 54 सेकंड, 55 सेकंड, 56, 57 और ये 58 और उसके बाद फिर रीसेट हो गई। ऐसे रीसेट हो जाया करेगी। जिस तरह से हर 4 साल में लीप ईयर जैसे आता है, जो बताया आपको पहले, और उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है, उसी तरह से लीप सेकंड में हर 3 साल में इसी तरीके से इसको ऐड किया जाता है, जिससे जिस स्पीड पर धरती घूम रही है और जैसे घड़ी चल रही है, इन दोनों के बीच में तालमेल पूरी तरीके से बना रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये लीप सेकंड ऐड किया जाता है। पाठशाला में आगे बढ़ते हैं और बात होगी वीडियो ब्रेकिंग के चैप्टर की। साउथ में मौसम की मार, केरल वासियों सावधान, आसमान से पानी का प्रहार। केरल में मॉनसून ने ऐसा तांडव मचाया है कि मकान, दुकान और मैदान सब लबालब हैं। सड़कों पर पानी भरा है, रहवासी इलाकों में सैलाब घुस गया है। ऐसे में सब कुछ थम गया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से केरल के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की वजह से दक्षिण मध्य केरल में 8 जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद करना पड़ा है। मीनाचिलर नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से कोट्यम जिले के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं और पाला, मुंडकयम जैसे जगहों पर घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कर्नाटक में भी बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बीती रात कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दक्षिण कन्नड़ के सुब्रमण्य गांव में कल रात भारी बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर 2 नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर मांडिया की है, जहां बारिश से हाईवे पानी में डूब गया। लोगों के लिए बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। कर्नाटक में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है।